Good evening, students. डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS एकेडमी पटना। आज हम लोग 67th BPSC PT का टेस्ट 14 सेक्शन ए डिस्कस करेंगे और शुरू के जो 4 क्वेश्चन है उसका खास महत्व है। महत्व ये है कि मध्यकालीन इतिहास, इंडिया का मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोगों को इस्लाम धर्म को सही रूप से जानने की जरूरत है, क्योंकि मुस्लिम शासन हुआ, इस्लामिक प्रिंसिपल्स वे एडॉप्टेड, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, चाहे वो मुगल बादशाहों का शासक हो। जब तक हम लोग इस्लाम के बारे में सही रूप से नहीं जानेंगे तो हम लोग इस समय को, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्व को नहीं समझेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, in order to study medieval Indian history in the right perspective, we should know the religion of Islam in its true perspective. And through question number 1 to 4, it is my small endeavor to let you know about the position of Khalifas. क्वेश्चन नंबर 1 से 4 हम लोग खलीफों पे चर्चा करेंगे, इस पद पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला 4 क्वेश्चन है, इस्लाम के 4 खलीफास, इस्लाम के 4 खलीफा जिनको हम लोग खुलफा ए रशीदीन के नाम से भी जानते हैं, द राइट गाइडेड पीपल। तो शुरू के 4 क्वेश्चन हम लोग खलीफा पे ही अपने आप को केंद्रित करेंगे और धीरे धीरे हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन, मेरा काम कोई धर्म विशेष की प्रचार करना नहीं है, लेकिन एकेडमिक्स पर्पस से एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर हम लोगों को ज्ञानवर्धक होना चाहिए। धर्म के बारे में हम लोग को सही ज्ञान होना चाहिए। तो हमारा रिलीजन पर डिस्कशन वहीं तक सीमित है जहां तक कि हमारे कोर्स करिकुलम में समझने में आसानी होती है। जो पोजीशन है, पद है खलीफा या खलीफा, उसको बहुत तरीके से व्याख्या किया गया है। एक व्याख्या सक्सेसर के रूप में किया गया, उत्तराधिकारी, यानी प्रॉफिट मोहम्मद के बाद कौन सही दिशा निर्देश देंगे, मोहम्मद साहब के बाद सही दिशा निर्देश देने वाले कौन होंगे, तो उसका जवाब मिलता है खलीफा। कुछ रूप में देखेंगे तो खलीफा शासक के रूप में भी देखते हैं हम लोग, एज ए लीडर ऑल्सो वी सी खलीफा। और इसी सिलसिले में ये बात जानना जरूरी है कि इस्लामिक धार्मिक संगठन से जुड़ा ये पद है और पैगंबर मोहम्मद के बाद 4 महत्वपूर्ण खलीफा हुए थे। खलीफा कैसे, कौन बनेगा, इस पर भी अलग अलग विचार हैं। सुन्नी समूह, शिया समूह इसको अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। फिलहाल हम लोग उस इंटरप्रिटेशन में नहीं चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following is correct for अबू बकर? अबू बकर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? Ruled from 632 to 634 AD,
He was father-in-law of Prophet Muhammad. He was one of the Rashidun Caliphate. Rashidun means the rightly guided people. डी ऑल द ऑप्शंस। तो सही आंसर है डी ऑल द ऑप्शंस। अबू बकर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 632 से 634 ईस्वी तक उनका शासन रहा। पैगंबर मोहम्मद साहब के ससुर थे। रसूदीन खलीफा में से एक थे। और डी है सभी विकल्प। तो एक का सही ऑप्शन है डी सभी विकल्प। ये अबू बकर साहब हैं। इनका पूरा नाम अबू बकर अब्दुल्ला इब्न उथमान अबी कुहाफा था। इनका पूरा नाम अबू बकर अब्दुल्ला इब्न उथमान अबी कुहाफा था। इनकी बिटिया का नाम आयशा था, आयशा। और इनकी बिटिया की शादी पैगंबर मोहम्मद साहब से हुई थी। और इस रिश्ते के नाते अबू बकर पैगंबर मोहम्मद के ससुर थे। मुस्लिम समूह में इनकी बहुत ही ज़्यादा सम्मान है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और ये कोई अजूबे वाली बात है नहीं। और इनको सम्मान से अल सिद्दीक भी कहा जाता है। कहा जाता है ये भी कि अबू बकर अपने धन दौलत को पैगंबर मोहम्मद का जो मुहिम था कि इस्लाम धर्म का प्रचार करे, लोगों को बताएं, उसमें अबू बकर का धन दौलत का बहुत योगदान था। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। और अबू बकर जो हैं पहले रशीदीन खलीफ बने। इनके योगदान के कारण पूरा अरब प्रायद्वीप, द इंटायर अरेबियन पेनिनसुला केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुस्लिम स्टेट। मुसलमान साम्राज्य बना करीब करीब पूरे अरब प्रायद्वीप में। और इसका श्रेय अबू बकर साहब को ही जाता है। अबू बकर का देहांत बीमारी से हुआ। और करीब वो 2 साल 2 महीने और 14 दिन तक शासन किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हम लोग दूसरे खलीफा के बारे में बात करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर उमर इब्न अल खत्तब? इज जनरली नोन जस्ट एज उमर। सही है। द इस्लामिक एम्पायर एक्सपैंडेड ग्रेटली ड्यूरिंग हिज टाइम। ये भी सही है। He was murdered by a Persian slave। सही है डी ऑल द ऑप्शंस। हजरत उमर इब्न अल खत्ताब, हजरत उमर इब्न अल खत्ताब के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वो आम तौर पर उमर के रूप में जाने जाते थे। सही है। ये जाने जाते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, वो आम तौर पर उमर के रूप में जाने जाते हैं। इस्लामी साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ इनके समय में। उनकी हत्या एक फारसी गुलाम द्वारा हुई थी। तो डी का सारा ऑप्शन सही है। देखिए इनका एक कोट है उमर बिन अल खत्ताब का। ये जो दूसरे खलीफा थे उनका कोट है, मे अल्लाह ब्लेस द मैन हु सेज लेस एंड डज मोर। मीन्स अल्लाह का आशीर्वाद उन पे रहे जो बोलते कम है और करते ज़्यादा है, कार्य आधारित है। तो बहुत अच्छा अच्छा इनका कोटेशन भी हम लोग को मिलेगा पढ़ने को। उमर के बारे में कहा जाता है, दूसरे खलीफा के बारे में ये कहा जाता है कि एक तरह से ये पैगंबर मोहम्मद को परामर्श देते थे। ही वॉज अ टाइप ऑफ एन एडवाइजर टू आवर इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद। और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद ये दूसरे मुस्लिम शासक बने और करीब इनका शासन 10 साल तक चला। अबू बकर साहब की मृत्यु 23 अगस्त 634 को हुई। द खलीफ अबू बकर डाइड ऑन 23 अगस्त 634।
और उनका इस्लाम धर्म में बहुत ज़्यादा योगदान है। उमर साहब के समय में इस्लामिक एम्पायर, इस्लामिक साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा फैला। रोम साम्राज्य का पूर्वी भाग मुस्लिम नियंत्रण में आ गया। सासानिद पर्शियन एम्पायर पे करीब करीब सारा मुस्लिम नियंत्रण था, और इसलिए उमर साहब को हम लोग एक राजनीति और सैन्य नेता के रूप में भी जानते हैं। वी टुडे रिगार्ड उमर साहब एज अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर ऑल्सो। और उनकी मृत्यु हत्या से हुई। उनका एक फारसी गुलाम कह सकते हैं, और वही उनकी हत्या कर दी। ही वॉज किल्ड बाय अ पर्शियन कैप्टिव। सुन्नी मुसलमान उमर साहब को बहुत ही सम्मानपूर्वक तरीके से कहते हैं फारूक द ग्रेट, फारूक महान। तो सुन्नी मुस्लिम्स व्यू हिम एज, कॉल हिम एज फारूक द ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर उथमान इब्न अफन। उथमान इब्न अफन जो है ये तीसरे खलीफा हैं। ही इज द थर्ड कैलिफ, सही है। मोस्ट नोन फॉर हैविंग एन ऑफिशियल वर्जन ऑफ द कुरान एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम वन ओरिजिनली पुट टुगेदर बाई अबू बकर। देखिए, कुरान का जो हम लोग औपचारिक, कुरान आसमानी किताब है और इसका औपचारिक रूप से संकलन करने का श्रेय, कुरान को औपचारिक रूप से संकलन करने का श्रेय उथमान इब्न अफन को ही जाता है। ऐसे अबू बकर साहब जो भी कुरान में जो लिखी हुई बातें हैं मूल रूप से वही इकट्ठा किए थे, लेकिन आज जो हम लोग औपचारिक रूप से कुरान को देखते हैं इसमें उथमान इब्न अफान का श्रेय है। और सी ऑप्शन, सन इन लॉ ऑफ मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद साहब के ये दामाद थे। ही वाज सन इन लॉ ऑफ मोहम्मद। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। निम्नलिखित में से कौन उस्मान बिन अफ़ान के लिए सही है? ये तीसरा खलीफा थे, सही है। अपने खलीफा बनने के बाद उन्होंने कुरान को संकलित कर पुस्तक का रूप दिया। आज आसमानी किताब है कुरान, और कुछ भाई हमारे उसको यदि किताब के रूप में देखते हैं तो वो किताब का रूप जो है इसका श्रेय जाता है उथमान इब्न अफ़ान के लिए। वे मोहम्मद साहब के दामाद थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है सभी विकल्प। उथमान इब्न अल अफ़ान, उथमान इब्न अल अफ़ान ये तीसरे खलीफा थे, ये तीसरे खलीफा थे। एंड ही वाज सन इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 4, अब हम लोग चौथे खलीफा पे चलते हैं जिनका नाम है अली इब्न अबी तालिब। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अली इब्न अबी तालिब? फोर्थ खलीफेट, प्रॉफिट मोहम्मद कजन एंड सन इन लॉ। ही वॉज assassinated while praying in the great mosque of Kufa. ऑल द ऑप्शंस। तो 4 का डी यानी ऑल द ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन अली इब्न अबी तालिब के लिए सही है? ये चौथा खलीफा थे, सही है। वे पैगंबर मोहम्मद साहब के चचाजाद भाई और दामाद थे, ये भी सही है। 661 ईस्वी में कूफा की जामा मस्जिद में प्रार्थना करने के लिए जाते समय खारजी इब्न मुलजिम ने उन पर हमला किया और हत्या कर दी, ये भी सही है। डी
सभी विकल्प। तो 4 का है सभी विकल्प। तो अबली इब्न ये हमारे चौथे खलीफा हैं और ये पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे और ये 656 से लेके 661 ईस्वी तक इनका शासन रहा। और सिया इस्लाम के अनुसार इन्हीं को बोला जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के ये उत्तराधिकारी थे। इनकी पत्नी का नाम फातिमा था और इनके 3 बच्चे थे, हसन, हुसैन और जैनाब। इनके 3 बच्चे थे। ही वॉज फादर ऑफ हसन, हुसैन एंड जैनाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द कैलिफेट? खलीफा की पहली राजधानी कौन सी थी? मदीना, कूफा, डेमास्कस, बगदाद। तो सही ऑप्शन है 5 का ए, मदीना। जो मदीना शहर है ये खलीफों का पहला राजधानी था। बाद में यहां से राजधानी को स्थानांतरित करके कूफा ले गया गया। द सिटी ऑफ मदीना सर्व्ड एज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द कैलिफेट एंड लेटर द कैपिटल वॉज लेटर मूव टू कूफा। यह है आपका मदीना शहर। यह है आपका मदीना शहर। मदीना को हम लोग अल मदीना भी कहते हैं, अल मदीना अल मुनवरा भी कहते हैं, चमकदार शहर भी कहते हैं और अरब प्रायद्वीप के हिजाज क्षेत्र में यह शहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन डिड द फर्स्ट बजट केम इन इंडिया? क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पहले, है ना, हमारी स्वतंत्रता से पहले पहला बजट भारत में कब आया था? भारत में पहला बजट कब आया? तो सही आंसर है 1860। सही आंसर 1860। तो 6 का सही ऑप्शन है सी। 6 का सही ऑप्शन है सी। याद रखिएगा कि पहला बजट पेश करने वाले जेम्स विल्सन थे। अब भारत का पहला बजट 1860 में पेश किया गया था। जेम्स विल्सन प्रेजेंटेड द फर्स्ट एवर बजट इन इंडिया इन 1860। आज़ादी के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री, इंडियाज फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका नाम था शनमुखम चेट्टी, भारत के पहले वित्त मंत्री, इंडियाज फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद। तो पहले वित्त मंत्री का नाम था शनमुखम चेट्टी और 26 नवंबर 1947 को भारत में, स्वतंत्र भारत में यह पहला बजट पेश किए और अनुच्छेद 112, संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत हम लोग को भारत सरकार को बजट पेश करना होता है। तो ये थे भारत के पहले वित्त मंत्री। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि जो कुछ हमारे जो पहले आपके आज़ादी के बाद जो मंत्रिमंडल बना वो दूसरा मंत्रिमंडल था, सेकंड। आज़ादी के पहले भी हमारे यहाँ मंत्रिमंडल था। तो उस मंत्रिमंडल को के लिए ही किसका किसका क्या कार्य था, उसी पे ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो जवाहरलाल नेहरू थे आपके विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल संबंधी। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह विभाग, सूचना और प्रसारण था उनके पास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद खाद्य और कृषि था। जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति देखते थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है ए। उसी तरह जगजीवन राम श्रम विभाग देखते थे। सरदार बलदेव सिंह
सरदार बलदेव सिंह रक्षा देखते थे, CH भाभा आपके खान और ऊर्जा देखते थे, लियाकत अली खान वित्त देखते थे। ये सब आज़ादी से पहले का मंत्रिमंडल है। और अब्दुल राव निश्तर ये आपका डाक और वायु देखते थे। असफ अली, क्वेश्चन नंबर 8 का भी सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आसफ अली रेलवे और परिवहन मंत्रालय देखते थे। सी राजा गोपालचारी शिक्षा और कला देखते थे। आई चुंद्रीगर वाणिज्य देखते थे। गजनफर अली खान स्वास्थ्य देखते थे और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि देखते थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का भी सही, क्वेश्चन नंबर 9 का भी सही ऑप्शन ए है। इसको नोट्स बना लीजिएगा कि जैसे आसफ अली क्या देखते थे, तो रेलवे और परिवहन मंत्रालय। सी राजा गोपालचारी क्या देखते थे आज़ादी से पहले, शिक्षा और कला, जो मंत्रिमंडल बना था। तो इसको भी इसमें एक आप लोग एक नोट्स बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज द इंडिया इंडिपेंडेंस बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट? ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता विधेयक कब पेश किया गया था? तो देखिए, जुलाई 4, 1947 सही ऑप्शन है। ब्रिटिश संसद में भारत को जो स्वतंत्रता का जो विधेयक था, बिल था, वो पेश किया गया जुलाई 4, 1947 और संसद से पारित होकर यह गया महारानी के पास और महारानी उसको अनुमोदित की 18 जुलाई 1947। द बिल वॉज प्लेस्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन July 4, 1947 and Queen gave it approval on July 18, 1947। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है ए, 4 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 12, द कॉन्सेप्ट ग्रेट डेजर्ट refers to run of Kutch, whole of Rajasthan, सी सिंध फ्रंटियर, डी ऑल द ऑप्शन। ग्रेट रेगिस्तान अवधारणा किसको संदर्भित करता है? कच्छ का रन, पूरा राजस्थान, सिंध फ्रंटियर, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन को समझिए क्या है। ये देखिए, ये भारत का मैप है और ये जो ब्राउन लाल ब्राउन जो देख रहे हैं एरिया, ये है थार रेगिस्तान, ये है थार डेजर्ट। अब देखिए, भारत में राजस्थान में तो है ही, ये गुजरात में भी है, हरियाणा में भी है और पंजाब में भी है। थार मरुस्थल, थार रेगिस्तान, थार डेजर्ट का 85% भाग, 85% एरिया जो है पंजाब में, हरियाणा में है, राजस्थान में है और गुजरात में है। इसके अलावा 15% भाग, 15% लाइज इन द सिंध एंड पंजाब ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सिंध और पंजाब क्षेत्र में भी है। और थार डेजर्ट को ही, थार रेगिस्तान को ही हम लोग ग्रेट डेजर्ट का नाम देते हैं। तो वही क्वेश्चन नंबर 12 है, द कॉन्सेप्ट ग्रेट डेजर्ट रेफर्स टू रन ऑफ कच्छ, यस रन ऑफ कच्छ भी आता है इसमें, होल ऑफ राजस्थान, यहां राजस्थान भी आता है, सिंध फ्रंटियर पाकिस्तान का भाग है, सिंध फ्रंटियर भी आता है, एंड ऑल द अबव। तो डी है ऑप्शन, ऑल द अबव। 12 का सही ऑप्शन है डी। ग्रेट रेगिस्तान अवधारणा किसको संदर्भित करता है? कच्छ का रन सही है, पूरा राजस्थान ये भी सही है, सिंध फ्रंटियर ये भी सही है। तो 12 का सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। वही क्वेश्चन नंबर 13 है, लघु या लिटिल रेगिस्तान अवधारणा किसको संदर्भित करता है? यदि ग्रेट रेगिस्तान हम लोग देखें, अब है लघु यानी छोटा, लिटिल रेगिस्तान, यह अवधारणा किसको संदर्भित करता है? तो जैसलमेर और जोधपुर के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है लघु रेगिस्तान या लिटिल रेगिस्तान। तो 13 का सही ऑप्शन है सी। ये है आपका जैसलमेर, राजस्थान का ये मैप है, ये है आपका जैसलमेर और ये है जोधपुर। जैसलमेर और जोधपुर के बीच के क्षेत्र को हम लोग लघु या लिटिल राजस्थान के नाम से जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट कॉमन सॉल्ट इन द ओशन इज कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट। तो सही ऑप्शन है आपका सोडियम क्लोराइड। 14 का सही ऑप्शन है सी, सोडियम क्लोराइड। महासागर में सबसे आम नमक कौन सा है? कैल्शियम क्लोराइड है, या सोडियम नाइट्रेट है, या सोडियम क्लोराइड है, या कैल्शियम नाइट्रेट है? तो सही ऑप्शन है सी, सोडियम क्लोराइड। तो 14 का सही ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज नोन एज द कार्बन सिंक ऑफ द ग्लोब? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दुनिया के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? अब देखिए, कार्बन सिंक होता क्या है? जो कार्बन को अवशोषित कर ले। तो कार्बन को अवशोषित कौन करता है? पेड़ पौधे, क्योंकि वो कार्बन लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में उसका इस्तेमाल किया जाता है, फोटोसिंथेसिस में उसका इस्तेमाल किया जाता है, फिर वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये आपका जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जो अमेजोन का जंगल आप कहते हैं, जिसको हम लोग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इसको कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा, लंग्स ऑफ द हार्ट, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन है कार्बन सिंक। तो कार्बन सिंक, सबसे ज्यादा कार्बन को अवशोषित होता है वो होता है एंटार्क्टिका में। सबसे ज्यादा कार्बन होता है एंटार्क्टिका में। आजकल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी अमेजोन का योगदान जो है कम होता जा रहा है। तो 15 का सही ऑप्शन है ए, अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 16, ऑन द बेसिस ऑफ द डेट ऑफ कॉम्पोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बेयर अ क्लोज रेफरेंस टू ऋग्वेद? मिटानी, पंचतंत्र, अवेस्ता। रचना की तिथि के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज ऋग्वेद के निकट है? ऋग्वेद के निकट ऑप्शन है मितानी, पंचतंत्र, अवेस्ता। अब देखिए, ये ऋग्वेद है, इसका कॉम्पोजिशन, इसका संकलन का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व है। 1500 बीसी टू 1000 बीसी है, ये ऋग्वेद है। मिटानी जो है, मितानी दस्तावेज या मिटानी डॉक्यूमेंट्स, आपका उत्तरी सीरिया और इराक का ये डॉक्यूमेंट है ना। और इसका समय जो है वो 1400 ईसा पूर्व है, 1400 बीसी है। यानी मितानी और ऋग्वेद का समय करीब करीब एक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मितानी दस्तावेज में वैदिक देवताओं का उल्लेख है। तो कौन कौन से वैदिक देवताओं का मितानी दस्तावेज में उल्लेख है? वो है वरुण, मित्र और इंद्र। वरुण, मित्र और इंद्र जो हैं ऐसे देवताओं का नाम है जो कि हम लोग मितानी दस्तावेज में देखते हैं। अब देखिए, एक और आपका है पंचतंत्र। पंचतंत्र कब लिखा गया था? तो 100 ईसा पूर्व में। पंचतंत्र जो लिखा गया था 100 ईसा पूर्व में। और एक अवेस्ता है, अवेस्ता का समय दिया जाता है 330 ईसा पूर्व, 330 बीसी। तो अवेस्ता 333 बीसी या 330 ईसा पूर्व है। पंचतंत्र है आपका 100 ईसा पूर्व, 100 बीसी। और मितानी जो है सबसे नजदीक है ऋग्वेद का। तो क्वेश्चन नंबर 16, ऑन द बेसिस ऑफ द डेट ऑफ कॉम्पोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बेयर अ क्लोज रेफरेंस टू ऋग्वेद? तो सही ऑप्शन है मितानी। 16 का सही ऑप्शन है मितानी, ए। 16 का सही ऑप्शन है ए। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स आर मेंशन बोथ इन ऋग्वेद एंड मितानी? निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख ऋग्वेद और मितानी दोनों में है? हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वरुण, मित्र और इंद्रदेव, ये तीनों जो हैं ये देवताओं का नाम मितानी में भी है और ऋग्वेद में भी है। तो सही ऑप्शन 17 का ए, बी और सी ये सारा सही है। तो डी हो जाएगा सभी विकल्प। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स आर मेंशन्ड बोथ इन ऋग्वेद एंड मितानी? Varun is mentioned, Mitra is mentioned, Indra is mentioned. So hence the right option will be all the options. Which kingdom is associated with ऋग्वेद? ऋग्वेद का किस राज्य से संबंध होने की संभावना है? तो ऋग्वेद जो है
कुरु राज से संबंधित है ना। ऋग्वेद इज एसोसिएटेड विथ कुरु किंगडम। ऋग्वेद का किस राज से संबंध होने की संभावना है? तो वो है आपका कुरु, यानी 18 का सही ऑप्शन है ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि ऋग्वेद के समय में महिलाओं का सामाजिक जो स्थिति थी बहुत ही अच्छी थी, है ना। देखा यह गया है कि द वुमेन ऑफ ऋग्वेद वे क्वाइट आउटस्पोकन, दे वर डोमिनेंट ऑल्सो। और बहुत सारा मंत्र है शादी विवाह का। और इस समय ऋग्वेद के समय में डाउरी दहेज का बहुत कम हम लोग को साक्ष्य मिला है। डाउरी का दहेज का साक्ष्य मिला है बट इट इज वेरी लिटिल। और सती का तो कोई साक्षी नहीं मिला है, देयर इज नो एविडेंस ऑफ सती। और यह देखा गया है कि ऋग्वेद में बहुत सारी महिलाओं का नाम है जो कि मंत्र का उच्चारण करते हुए दिखाई दी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 उन्हीं पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल्स हैव अपीयर्ड एज स्पीकर्स ऑफ हिम्स इन ऋग्वेद? इंद्राणी, अप्सरा, उर्वशी, यामी, अपल्य, अत्रि। ये सही है। सेकंड ऑप्शन गोध, घोषा, काकस्वत, रोमासा, ये भी सही है। लोपामुद्रा, वैश्वर्य, आत्रेय, सची, पौलोमी, सरस्वती, अंगिरासी, ये सही ऑप्शन है। तो 19 का सही ऑप्शन है डी। निम्नलिखित में कौन सी महिलाएं ऋग्वेद में भजन मंत्र के वक्ताओं के रूप में दिखाई गई हैं? तो जो भी लिस्ट है वो सारा सही है। तो सही ऑप्शन है 19 का डी। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ऋग्वेद? ऋग्वेद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? द ऋग्वेदिक हिम्स मेंशंस राइस एंड पॉरेज। ऋग्वेद मंत्रों में चावल और दलिया का उल्लेख है। हाँ, ऋग्वेद के मंत्रों में राइस, चावल का और पॉरेज का उल्लेख है, चावल और दलिया का उल्लेख है। बट देर इज नो डिस्कशन ऑफ राइस कल्टिवेशन। हम लोग को ऋग्वेद में चावल की खेती की कोई भी चर्चा नहीं मिली है। एक शब्द आया है द टर्म अयाज, है ना। अयाज शब्द जो है मेटल के लिए, खनिज के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो हम लोग को अयस्क शब्द का उल्लेख हम लोग को मिला है। अयस्क शब्द का उल्लेख हम लोग को ऋग्वेद में मिला है। लेकिन ये अस्क, ये मेटल, लोहा नहीं है। लोहा का कोई भी उल्लेख हम लोग को ऋग्वेद में नहीं मिला है। आयरन इज नॉट मेंशन्ड, लोहे का उल्लेख नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ऋग्वेद? द ऋग्वेदिक हिम्स मेंशंस राइस एंड पॉरेज, ये सही है। देयर इज नो डिस्कशन ऑफ राइस कल्टीवेशन, ये भी सही है। हालांकि मंत्र में चावल और दलिया है, लेकिन हम लोग को चावल की खेती का कोई उल्लेख नहीं मिला है। और अयस्क शब्द एक खनिज पदार्थ के रूप में, एक मेटल के रूप में हम लोग को मिलता है, लेकिन लोहे का उल्लेख हम लोग को नहीं मिलता है। तो सही ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, यानी ई ऑप्शन। हिंदी में पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऋग्वैदिक मंत्रों में चावल और दलिया का उल्लेख है, एकदम सही है। चावल की खेती की कोई चर्चा नहीं है, यह भी सही है। अयस्क शब्द का उल्लेख है, यह भी सही है। और लोहे का उल्लेख नहीं है, यह भी सही है। तो ए, बी, सी और डी आपका सही है, यानी सही ऑप्शन है ई। 20 का सही ऑप्शन है ई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। एक स्रोत है हिम 5.63, यदि ऋग्वेद आप पढ़ेंगे तो 5.63 एक श्लोक है। इसमें लिखा हुआ है मेटल क्लोक्ड इन गोल्ड। हिंदी में पढ़ देते हैं। ऋग्वेद का स्रोत 5.63 में उल्लेख है सोने में धातु जड़ा हुआ, सोने में धातु जड़ा हुआ। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि मेटल वर्किंग हैड प्रोग्रेस्ड। यदि सोने में धातु जड़ा हुआ है तो साफ साफ इसका मतलब है कि लोगों को धातु का काम करने में प्रगति हुई थी। बाकी सारा ऑप्शन गलत है। तो 21 का सही ऑप्शन है मेटल वर्किंग हैड प्रोग्रेस्ड, धातु का काम करने में प्रगति हुई थी। यदि इस तरह का हम लोग को उल्लेख मिलता है कि सोने में धातु जड़ा हुआ था, यह साफ साफ कहता है कि धातु का काम करने में प्रगति हुई थी, तकनीकी रूप से वो लोग बेहतर होते जा रहे थे।
मीन्स when the Rig Ved mentions about metal cloaked in gold, it means that metal working had progressed. अब देखिए, what is the root language of the word कीकत? कीकट शब्द की मूल भाषा क्या है? यह बहुत मजेदार है. देखिए, आप उत्तर भारत में खास करके बिहार में आप बहुत सारा नाम सुनेंगे. कपरदिन, कपार, कपार दिन, कुमार, कुमारी, कीकट, ये सब मूल भाषा है मुंडा. मुंडा भाषा से शब्द आया है. मुंडा भाषा से ही कपार आया है, कुमार आया है, कुमारी आया है, कीकट आया है. एक सुनेंगे म्लेच, म्लेच, मलेच, निर, ये द्रविडियन भाषा से ये सब शब्द आया है. तो उसी पे क्वेश्चन है कि रूट लैंग्वेज ऑफ द वर्ड कीकट इज मुंडा. 22 का है ए. कीकट शब्द की मूल भाषा क्या है? तो है मुंडा भाषा से ये शब्द निकला है कीकट. कुमार, कुमारी, कपार, ये सारा जो है मुंडा भाषा का ये शब्द है. 22 का सही ऑप्शन है ए. 23, विच रीजन कॉरस्पॉन्ड्स टू द फिलोसफिकल सेक्शन ऑफ ऋग्वेद? ऋग्वेद के दार्शनिक खंड का संबंध किस क्षेत्र से है? इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि ऋग्वेद आर्य जो है उत्तर पश्चिम भारत से आए. पंजाब, हरियाणा, फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हिमालय के नीचे नीचे गोरखपुर होते हुए उत्तरी बिहार में पहुंचे. तो इस तरह से भ्रमण हुआ. और जैसे जैसे वो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे थे, वैसे वैसे उनका तकनीक का भी ज्ञान हुआ, वैसे वैसे उनको पर्यावरण का भी ज्ञान हुआ, वैसे वैसे उनको कृषि का भी ज्ञान हुआ. अब जो है ये क्वेश्चन ये है कि ऋग्वेद में जो हम लोग आध्यात्मिक बातें देखते हैं, जो दार्शनिक खंड देखते हैं, दार्शनिक खंड फिलोसफिकल मतलब आत्मा, परमात्मा है ना, देवता क्या है, सूरज क्या है, चांद क्या है, सितारे क्या है, इस तरह का सवाल जो है उसको हम लोग फिलोसफिकल सेक्शन कहते हैं. तो यही क्वेश्चन है, विच रीजन कॉरस्पॉन्ड्स टू द फिलोसफिकल सेक्शन ऑफ ऋग्वेद? ऋग्वेद का दार्शनिक खंड का संबंध किस क्षेत्र से है? माने किस क्षेत्र तक ऋग्वेद आर्य पहुंच गए थे और तब उन लोग दार्शनिक सेक्शन लिखना चालू कर दिए? तो वो था हरियाणा. तो 23 का सही आंसर है ए हरियाणा. 23 का सही आंसर है ए हरियाणा. क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज फैमिली बुक ऑफ ऋग्वेद? निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद की पारिवारिक पुस्तक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? देखिए, ऋग्वेद जो है उसमें 10 मंडल हैं, 10 चैप्टर्स हैं, है ना. और अध्याय 2 से 7 को फैमिली बुक बोला जाता है, उसको पारिवारिक किताब बोला जाता है. इसलिए बोला जाता है कि इसमें भरत और पुरु राजाओं के बारे में ही ज्यादा वर्णन है, ज्यादा उल्लेख है. तो भारत एंड पुरु राजा के बारे में इलस्ट्रेशंस है, मेंशन है, उस रीजन के बारे में जिक्र है. तो बुक 2 to 7 को बोला जाता है फैमिली बुक. तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज फैमिली बुक्स ऑफ ऋग्वेद? तो बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5, बुक 6, बुक 7. मंडल 1 माफ कीजिएगा, मंडल 2 से 7, मंडल 2, मंडल 3, मंडल 4, मंडल 5, मंडल 6 और मंडल 7. देखिए ऑप्शन में क्या है. मंडल 1 है, नहीं ए नहीं है. मंडल 2 है, हाँ मंडल 2 है. मंडल 3 है, हाँ मंडल 3 है. मंडल 4 है. तो बी, सी और डी करेक्ट ऑप्शन है. निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद की पारिवारिक पुस्तक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो मंडल 2 से 7, तो मंडल 2 सही होगा, मंडल 3 भी सही होगा और मंडल 4 भी सही होगा. तो 24 का सही ऑप्शन है बी, सी और डी यानी कि ई. क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स आर मेंशन प्रोमिनेंटली इन द फैमिली बुक ऑफ ऋग्वेद? ऋग्वेद की पारिवारिक पुस्तक में निम्नलिखित में से किस राजा का उल्लेख प्रमुखता से किया गया है? देखिए, भारत और पुरु राजाओं के बारे में ही बहुत ज्यादा उल्लेख किया गया है, इसीलिए मंडल 2 से मंडल 7 को जो है फैमिली बुक या पारिवारिक पुस्तक के रूप में जाना जाता है. तो क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स आर मेंशन प्रोमिनेंटली इन द फैमिली बुक ऑफ ऋग्वेद? तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, तो भरत एंड पुरु. तो 25 का सही ऑप्शन है ए, सही ऑप्शन है बी. ए और बी सही ऑप्शन है. ऋग्वेद की पारिवारिक पुस्तक में निम्नलिखित में से किस राजा का उल्लेख प्रमुखता से किया गया है?
तो भारत और पुरु, भारत और पुरु, यानी सही ऑप्शन ई। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग का टेस्ट 14 सेक्शन ए कंप्लीट होता है। टेस्ट 14 67 बीपीएससी पीटी का टेस्ट 14 सेक्शन ए कंप्लीट होता है। धन्यवाद, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।